नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो आपका सब्जेक्ट है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसका कंप्लीट आपको कोर्स हम एक ही वीडियो में आज के प्रोवाइड करेंगे। फास्ट रिवीजन आप इसे कह सकते हैं, और पेपर से 1 घंटा पहले इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे पहले यानी कि कल इसी समय सुबह 11 बजे मैंने जो आपका दूसरा पेपर था समावेशी शिक्षा वाला, उसका भी इसी प्रकार एक वीडियो में पूरा कोर्स करा दिया है। पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का कोर्स है, जिसमें मापन और मूल्यांकन आपका मेन टॉपिक है, जिसके अंतर्गत उसका अर्थ, संकल्पना, उद्देश्य, क्षेत्र है। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व में ये सारे पॉइंट हैं। फिर इनमें डिफरेंस आपका है। इसी प्रकार सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और महत्व है, इसमें ये सभी चीज़ें हैं। मूल्यांकन के पक्ष हैं, ये सभी चीज़ें हैं। इतना टोटल आपका कोर्स है। और इसके बाद मूल्यांकन के प्रकार भी आपके हैं, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, इस प्रकार से उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, मूल्यांकन का संबंध, प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें इसमें। इसी प्रकार मूल्यांकन अभिलेखीकरण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, क्रियात्मक शोध, शैक्षिक नवाचार, इतनी सभी चीज़ें हैं। तो कोर्स में तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, शॉर्ट में चीज़ों को जानेंगे और कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट ही आपका मापन मूल्यांकन, तो एक ना एक डेफिनेशन तो अवश्य आएगी पूरे पेपर में मापन और मूल्यांकन की। तो किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार आपको रट के रखना है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ मापन की डेफिनेशन। शैक्षिक मापन के अर्थ में कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों जो है उसके अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। एस स्टीवेंस की डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। कोई भी प्रश्न मापन से संबंधित है उसको लिख दीजिएगा। और ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये मैं केवल 2020 के लिए फिर से आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। फास्ट रिवीजन भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हो गई आपकी मापन की। फिर मूल्यांकन की एक डेफिनेशन, या देखिए मूल्यांकन हेडिंग है, तो यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, जिसमें आप सेकंड वाली याद रख सकते हैं, एम.एन. डंडेकर की है कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। दोनों की एक डेफिनेशन आपको हो गई। फिर आपसे पूछा जाए कि शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया को बताइए, तो जॉन डीवी ने दी थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक आपका अधिगम क्रियाएं, एक आपका शिक्षण उद्देश्य, और एक आपका व्यवहार में परिवर्तन। तो आप इसी तीनों को लिखेंगे किसमें, जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसकी त्रिमुखी प्रक्रिया में। और दी किसने थी, तो जॉन डीवी ने दी थी। फिर आपसे पूछा जाए मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य यही होता है ज्ञान की जांच करना, कितना क्या विकास हुआ है उसकी जानकारी हासिल करना, अधिगम की प्रेरणा, इसी प्रकार आपका व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं उनकी जानकारी प्राप्त करना, निदान करना, इसके बाद शिक्षण की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, पाठ्यक्रम में सुधार करना, चयन करना, शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी प्राप्त करना, वर्गीकरण करना, निर्देशन हो गया, प्रमाण पत्र प्रदान करना, मानकों का निर्धारण करना। तो ये सभी आपके हो जाएंगे मूल्यांकन के उद्देश्य। फिर आपसे पूछा जाएगा मूल्यांकन के क्षेत्र। देखिए, सारी चीज़ें सीरियल से हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगी। पहले हमने उसके बारे में देखा, फिर उद्देश्य, अब क्षेत्र देखना है। तो शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र को यहाँ पर सारणी के माध्यम से बताया गया है कि मूल्यांकन के क्षेत्र 4 आधारों पर होते हैं। एक शिक्षण होता है, एक प्रशासन होता है, एक निर्देशन और परामर्श होता है, और एक भविष्य कथन होता है, जिसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में आपका पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि कैसी है, कौन सी प्रक्रिया यूज हो रही है, शिक्षक, विद्यार्थी, सब शिक्षण के क्षेत्र में आ जाएंगे। ये सब क्या है, शिक्षण में मूल्यांकन के क्षेत्र है, शिक्षण या शिक्षा में। फिर शिक्षण का क्षेत्र में ये सारी चीजें आ गई। फिर प्रशासन के क्षेत्र में अगर बात करें तो शैक्षिक नीति निर्धारण, वर्गीकरण, व्यवस्थापन, परीक्षा मूल्यांकन, प्रमाण पत्रों का वितरण, शिक्षण से संबंधित जो सभी पक्ष हैं उनकी गुणवत्ता नियंत्रण, छात्रों का चयन, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणेतर कर्मचारी आदि के कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, और पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। तो ये सब आ जाएंगे प्रशासन के क्षेत्र में। इसी प्रकार तीसरा है जो आपका निर्देशन और परामर्श। इसमें आपका क्या आएगा, निदानात्मक कार्य, शिक्षक, प्रशासक आदि की जो प्रशासनिक दक्षता है वो बढ़ाने के लिए, परामर्श देने के लिए, विषय और व्यवसाय चयन में सहायता देने के लिए, तो सब इसमें आ जाएंगे। और चौथा और लास्ट होगा भविष्य कथन। इसमें छात्र की दृष्टि से भविष्य में किस क्षेत्र में वो सफल होगा
वो कार्य क्षेत्र में चयन आदि। इसी प्रकार शिक्षक को शिक्षण के नए आयाम विकसित करने हेतु ये आ जाएगा। इसी प्रकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्र में समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के जो विभिन्न पक्ष हैं उनमें परिवर्तन करने में सहायता देने के लिए, तो ये सभी आपके चारों के अंतर्गत आ जाएंगे। मेन आपको हेडिंग याद रखनी है ताकि प्रश्न आपसे कैसे भी पूछा जाए आप हेडिंग के अंदर तो स्वयं से लिख सकते हैं, मेन आपको हेडिंग याद रखनी है। फिर आप देखते हैं मूल्यांकन का क्षेत्र। तो ऊपर जो भी हमने क्षेत्र देखा उसी के हेडिंग के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको ऊपर हेडिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग थी शिक्षण के क्षेत्र, फिर प्रशासन, तो वही देखिए यहाँ भी वही सारी चीजें उसको और डिफाइन किया गया है। शिक्षण के क्षेत्र, फिर प्रशासनिक क्षेत्र, फिर उसके बाद निर्देशन और परामर्श और भविष्य कथन। ये चार आपको एकदम दिमाग में रखने। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी कोई आवश्यकता है तो ये आप देख सकते हैं कि मयंक को गणित में 80 अंक प्राप्त हुए, तो ये क्या है, मापन है कि मूल्यांकन है। तो पूरा मैंने डिफाइन किया है मापन मूल्यांकन का, एक पूरा अलग से टॉपिक उसमें बताया था। केवल अंकीय मान की जब बात की जाए तो मापन होता है, यहाँ पर वही सही हो जाएगा। बाकी अति लघु लघु यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व। तो इसको आप यहाँ पर कुछ पॉइंट है ये ध्यान रखिए, जैसे कि मूल्यांकन की आवश्यकता की निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो कक्षा शिक्षण के समय, दैनिक पाठ्य की समाप्ति पर मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है, प्रकरण जो टॉपिक होता है उसके शिक्षण के उपरांत आवश्यकता हो सकती है, माह के अंत में हो सकती है, वर्ष के मध्य में हो सकती है, वर्ष के अंत में हो सकती है। तो ये सभी आपके मूल्यांकन की आवश्यकता के स्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। इसके साथ साथ किसी भी अच्छे और व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत तीन बातें सम्मिलित रहती हैं। एक संस्थागत मूल्यांकन जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन कहते हैं, कक्षागत मूल्यांकन जिसे हम क्लासरूम इवैल्यूएशन कहते हैं, और पृष्ठपोषण जिसे हम फीडबैक कहते हैं। अब आगे इसी को डिफाइन किया गया, जैसे संस्थागत मूल्यांकन है तो संस्थागत स्तर पर होगी, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसी प्रकार इसको पॉइंट वाइज भी बताया गया कि विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित करना। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी को साइड में आप 3 डॉट बटन जो है वहां से बढ़ा लीजिएगा, तब आपको दिखाई देगा, वरना कम क्वालिटी में देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। विद्यालय के उद्देश्य निर्धारित करना, समस्याएं, फिर तथ्यों का पता लगाना और सूचनाएं संकलित करना, फिर उसके संबंध में योजनाएं तैयार करना, फिर परीक्षण और मूल्यांकन करना, फिर निर्णय जो है उनको नियोजित करना, फिर निर्णय को लागू करना, फिर जो लागू निर्णय किए गए उनका मूल्यांकन करना, फिर मूल्यांकन के आधार पर क्रियाएं करना। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि निर्णय लेने की निम्न विधियों के अनुसार अपनी नीतियां और योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। किसके संबंध में? संस्थागत मूल्यांकन के संबंध में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कक्षागत मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, कक्षा में जो मूल्यांकन किया जाता है वही लिखा है कि छात्र किसी तरह चीज को अच्छी तरीके से समझकर ग्रहण कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति है उसका आकलन करते रहें, तो वो आपका इसी कक्षागत मूल्यांकन में आएगा। बाकी आप सारी चीज लिख सकते हैं। अगला है फीडबैक, पृष्ठपोषण। तो फीडबैक क्या होता है, जब कोई चीज आपकी, जैसे आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद कैसा उसका क्या रिस्पॉन्स रहा वो बताना, वो आपका एक फीडबैक के तौर पर आता है। इससे मेन क्या पॉइंट होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको अपनी कमजोरियों का ज्ञान जो है वो हो जाता है। जान नहीं, यहाँ पर ज्ञान होगा, ज्ञान हो जाता है, जिससे वो जो भी शैक्षिक तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं उनमें हेल्प मिलती है। तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसी के संबंध में देखिए 2 पॉइंट लिखे भी हैं कि छात्रों को अध्ययन करने के संबंध में उपयोगी निर्देशन इससे प्राप्त होता है, फीडबैक से, और साथ ही साथ अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन भी प्राप्त होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च। अंग्रेजी भाषा का रिसर्च शब्द 2 शब्दों से री और सर्च से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज या खोज की पुनरावृत्ति। किसी घटना के विषय में अन्वेषण करना होता है। रिसर्च की पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आर से रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई से एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस से सर्च ऑफ सॉल्यूशन, ई से एग्जॉस्टनेस, ए से एनालिटिक व्यू, आर से रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, सी से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, और एच से ऑनेस्टी इन वर्क। तो ये आप इसकी फुल फॉर्म भी चाहें तो याद रख सकते हैं। नीचे रिसर्च के बारे में लिखा गया है। देखिए प्रश्न में आएगा तो आपको इतना शॉर्ट नहीं लिखना है, जैसे मैंने मापन की एक डेफिनेशन केवल बता दी, आपको पूरा डिफाइन करना है कि मापन क्या होता है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या है, फास्ट रिवीजन हम एक वीडियो में देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ एक एक पॉइंट के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो तो यहाँ 4-5 घंटे का हो जाएगा। तो इसलिए मैं केवल आपको कम से कम शब्दों में चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी आगे बहुत चीजें देखनी है। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता है। इतने लंबे लंबे वीडियो बनाने होते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, तो बस आप एक लाइक करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बात करते हैं टॉपिक की अपने
कि अनुसंधान के संदर्भ में लिखा है कि बिना अनुसंधान के शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को मजबूत नहीं किया जा सकता। विद्यालय के दैनिक कार्यों, संगठन, संचालन, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रवृत्तियों में जो है वो किस प्रकार सुधार किया जा सकते हैं, सबकी जानकारी हमें अनुसंधान के द्वारा ही जो है वो होती है। फिर यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन के लिए आवश्यक शैक्षिक अनुसंधान में जो प्रमुख उपकरण है, जैसे प्रश्नावली है, अन्वेषण प्रपत्र के अंदर ये पॉइंट आएगा, अनुसूची, चेकलिस्ट, निर्धारण मापनी, गुणांक पत्र, मतावली अथवा अभिवृत्ति मापनी, ये अन्वेषण प्रपत्र में आएगा। इसी प्रकार निरीक्षण में, इसी प्रकार साक्षात्कार या इंटरव्यू, इसी प्रकार समाज मिति या सामाजिकता मापन, इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसमें भी अलग अलग आते हैं, निष्पत्ति परीक्षण जिसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, अभिरुचि परीक्षण जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, बुद्धि परीक्षण जिसे हम इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं, रुचि सूची इंटरेस्ट टेस्ट, इसी प्रकार व्यक्तित्व मापन यानी कि पर्सनालिटी मेजर्स। वैसे अभी तक यहाँ पर मापन और मूल्यांकन का अंग नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको अलग से 2 पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, मापन की अगर बात की जाए कि मापन के अंग अथवा तत्व लिखे जाए, अंग या तत्व, तो आपको क्या याद रखना है, 3 होते हैं। पहला ये कि वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है, यानी कि शॉर्ट में 2 शब्दों में कहेंगे कि जिसका मापन करना होता है। दूसरा अंग में क्या आएगा कि विशेषता को मापने के क्या उपकरण हैं या क्या विधियां हैं, शॉर्ट में कहेंगे उपकरण या विधियां। और तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है वह व्यक्ति जो मापन करता है, या जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, मापन करता। तो ये मापन के अंग या तत्व में जो है वो आएंगे। फिर अगर बात करें मापन के प्रकार की, तो मापन के प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है निरपेक्ष मापन, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। दूसरा आपका होता है सामान्यीकृत मापन, जिसे हम नॉर्मेटिव मेजरमेंट कहते हैं। और तीसरा आपका होता है इब्सेप्टिव मापन, जिसे हम इंग्लिश में भी इब्सेप्टिव मेजरमेंट कहते हैं। तो ये वाला प्रश्न आपका सन 2018 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। एक एक लाइन भी आप चाहें तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। निरपेक्ष मापन जो होता है वह मापन होता है जिसमें परम शून्य की स्थिति संभव होती है, और सामान्यीकृत मापन वो मापन होता है जिसमें प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं। और तीसरा जो आपका होता है इब्सेप्टिव मापन, इसकी बात करें तो इसमें एक बाध्य चयन करना होता है। इसमें एक उपकरण अथवा विधि ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अथवा छात्र को बाध्य चयन करना होता है, और इस विधि द्वारा मापन करने को कैटल जो है, CATTL इनका नाम है, इन्होंने एब्सेप्टिव मापन जो है वो कहा है। डिटेल में आपको पढ़ना है तो जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में एक एक लाइन में चीज़ें बता दी। तो हमने क्या देखा, मापन के अंग देखे, मापन के प्रकार देखे। एक और यहीं से प्रश्न आता है, इस सारी चीज़ों को रब करते हैं, वो आता है मापन के, एक सेकंड इसको और रब कर दें, हाँ, मापन के स्तर के संबंध में। अब मापन के स्तर कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 होते हैं। पहला आपका होता है शाब्दिक अथवा नामित स्तर, जिसे हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। दूसरा आपका होता है क्रमित स्तर, जिसे हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। तीसरा आपका होता है अंतराल स्तर, जिसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं। और चौथा आपका होता है अनुपात स्तर, जिसे हम रेशियो स्केल कहते हैं। तो जब आपसे शैक्षिक मापन के स्तर पूछे जाएं तो ये लिखेंगे, प्रकार पूछे जाएं तो निरपेक्ष मापन वाला जो बताया वो लिखेंगे, तत्व या अंग पूछे जाएं तब आप लिखेंगे मापन जिसका करना होता है, उपकरण या विधियां, और मापन करता। बढ़ते हैं हमारी PDF में आगे। जो चीज़ें रह जाएंगी लास्ट में अलग से मैं बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए, चीज़ें मैं आपको सब इस वीडियो में बता दूंगा, भले एकदम शॉर्ट में बताऊं। आगे लिखे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता में पॉइंट है, ये आप पॉइंट देख सकते हैं। आदर्श, विश्वास, मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं सब समाज स्तर पर हैं, आवश्यकताएं, आकांक्षा, प्रथाएं, आवश्यकताएं, तो ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं। अभी तक प्रीवियस ईयर में इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मूल्यांकन के महत्व की बात करते हैं तो इसको आप पॉइंट वाइज याद रखिए कि मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर क्या है कि मूल्यांकन का क्या महत्व है, पूरा आपका चैप्टर ही है मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, तो ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र, अभिभावक, इन सभी के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है।
कक्षा शिक्षण में भी सुधार लाता है, अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि मूल्यांकन से संबंधित कहीं से भी कुछ भी प्रश्न है, ये सब उसकी विशेषता महत्व में आप लिख सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। मूल्यांकन से छात्रों का किसमें इंटरेस्ट है, क्या कुशलताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या दृष्टिकोण है, उनका क्या व्यवहार है, सब ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपयोगिता का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न किसमें लिखा है, महत्व में। अब आपसे विशेषताएं पूछ ली गई तो ये नहीं आप सोच रहे हैं कि अरे हम विशेषताएं तो पढ़ के नहीं आए, ये सब विशेषताएं भी तो हैं आपकी मूल्यांकन की, वहां भी आप लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ आवश्यकता है वहां भी लिख सकते हैं, पर थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको अपने अनुसार लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर है मापन मूल्यांकन में अंतर। तो मापन हम देख चुके हैं, यहाँ पर अंतर के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, भाषा संबंधी मौखिक परीक्षण का मापन इस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है जैसे कि सुरेश है तो वाक्य को रुक रुक कर पढ़ना, इसी प्रकार रमेश है तो शब्दों को स्पष्ट बोलना, तनुजा वाक्य को पढ़ लेना, कपिल वाक्य को धारा प्रवाह पढ़ना। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया। नीचे लिखा है कि इस मापन प्रक्रिया के द्वारा हमने देखा कि कक्षा 5 से 10 के बच्चों का भाषा संबंधी जो मौखिक परीक्षण है उसका मापन करने से क्या हमें ज्ञात हुआ कि वर्ण की पहचान और बोलना एक बालिका को आता है, शब्दों को स्पष्ट बोलना एक बालक को आता है, वाक्य का पढ़ लेना 3 बालिकाओं को आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं जो ऊपर हेडिंग में मैंने बताया। ये सारी चीजें मौखिक परीक्षण का मापन इस प्रकार से किया जाता है। फिर मूल्यांकन के संदर्भ में लिखा हुआ है, मूल्यांकन के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं। मूल्यांकन के 3 प्रमुख अंग भी मैंने ऊपर बताए थे, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार में परिवर्तन। तो वही तीनों चीजें यहाँ भी लिखी हुई हैं। मैंने जो बताया था ना कि शैक्षिक मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया को बताइए, तो जॉन डीवी के जो अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया दी गई थी वो यही है। इन्हीं को आप अंग में भी लिखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिगुणात्मक प्रक्रिया, इसी को हम त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं और यही आपके अंग भी हैं। जैसे कि मापन के अंग पूछे जाएं तो वो है जो मैंने बताया जिसका मापन करना होता है, विधियां मापन करता। इसके अंग पूछे जाएं तो ये हैं। तो दोनों में अंतर आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मापन मूल्यांकन में अंतर। तो यहाँ पर लिखा है कि अधिकतर लोग मापन और मूल्यांकन को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मापन का मनुष्य के जीवन से में अधिक महत्व है। उठने से लेकर सोने तक प्रत्येक व्यक्ति क्षण मापन का ही प्रयोग करता है, उसका प्रत्येक कार्य मापन के द्वारा संपन्न होता है। जैसे विद्यार्थी को स्कूल जाना, कितने बजे जाना है, स्कूल का कितनी दूरी है, ये सारी चीजें, और कितने कितने कालांश में उसे कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। अतः स्पष्ट है कि मानव जीवन में निश्चित नियम लागू रहता है। मापन और मूल्यांकन एक है ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि मापन तो मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पर अंतर इसी प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं आपको क्या करता हूँ पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जैसे मापन एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ मूल्यांकन। मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अंतर एकदम रट के जाइएगा। पहला आपका अंतर हो जाएगा कि मापन का क्षेत्र संकुचित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा अंतर आपका हो जाएगा, मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन आपका एक तकनीकी शब्द है। या मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको डायरेक्ट अंतर ही दिखा देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो ये जो है आपका अंतर है, इसको मैं रट लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2016 में, देखिए प्रीवियस ईयर में आया था, इसलिए रटना जरूरी है। देखिए यहाँ से आपको मापन के भी कुछ पॉइंट याद हो जाएंगे, मूल्यांकन के भी याद हो जाएंगे। मापन की विशेषताएं पूछे, मापन की आवश्यकता पूछे, मापन का महत्व पूछिए, यही सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। मूल्यांकन में यही सारी चीजें पूछे, यही पॉइंट लिख सकते हैं। डिफरेंस पूछे तो भी लिख सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट है यहाँ पर, इनको रट लीजिएगा। मापन एक का क्षेत्र संकुचित, इनका क्षेत्र व्यापक। मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। मापन एक साधन है, मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है, मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है। मापन जो पाठ्य वस्तु है, इनकी कैरिकुलम है, उस पर बेस्ड होता है। मूल्यांकन जो है आपका उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, ये आपका अंग है।
मापन किसी भी समय किया जा सकता है, मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है आपका, मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती, मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। तो ये 10 पॉइंट एकदम रट लीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और जो मैंने तरीका बताया वही अपनाइएगा, कहीं पर भी किसी से कोई पॉइंट आए तो वहां पर लिख दीजिएगा। इसी प्रकार आपका कोर्स में और क्या है, परीक्षण और मापन में अंतर, और ये शायद 2019 में सबसे लेटेस्ट में पूछा भी गया था। यहाँ पर डिफरेंस दे नहीं रखा है, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। तो ये आपका अंतर हो जाएगा परीक्षण यानी कि टेस्ट और मापन यानी कि मेजरमेंट में। तो ये 5 अंतर दिए हैं, इनको भी रट लीजिएगा। परीक्षण से कोई क्वेश्चन आए तो यही पॉइंट उठा के वहां पर लिख दीजिएगा। परीक्षण के माध्यम, इधर से अंतर लिखा हुआ है कि मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, जबकि परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है। मापन की बात करें तो इसका यूज व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, इसका संबंध मानसिक और मनोवैज्ञानिक दोनों गुणों से होता है। मापन में भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसका प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। और लास्ट अंतर हो जाएगा, मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान करके परिभाषित किया जाता है, और इसमें परीक्षण में विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं उनको मानवीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है। तो ये 5 अंतर हैं, इनको एकदम रट लीजिएगा। फिर आपका नया चैप्टर है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका तात्पर्य, कि जब मूल्यांकन शिक्षण जो क्रिया है उसका अभिन्न अंग बनकर उसे नियमित रूप से संगति, दिशा और उत्तरोत्तर गतिशीलता प्रदान की जाती है तो उसे सतत मूल्यांकन का नाम दिया जाता है। अब इसे और थोड़ा सा सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि सतत मतलब लगातार मूल्यांकन होता रहे। और यहाँ पर लिखा है कि हमारे यहाँ मूल्यांकन का मुख्य आधार परीक्षाओं को माना जाता है, सेमेस्टर या वर्ष के अंत में जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं। और जब मूल्यांकन को शैक्षणिक क्रियाकलापों से निरंतरता के आधार पर जोड़ दिया जाता है तो उसे सतत मूल्यांकन की संज्ञा दे दी जाती है। व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसी प्रकार मूल्यांकन के अंतर्गत केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर ही जोर ना देकर संज्ञानेतर जो पक्ष होते हैं, प्रभाव जैसे कि कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य और व्यक्तित्व विकास के आकलन को भी मूल्यांकन की परिधि में जब शामिल किया जाता है तो वो व्यापक मूल्यांकन हो जाता है। ये मेन आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की। प्रीवियस ईयर में आपके प्रश्न भी पूछे हैं व्यापक मूल्यांकन से, 2016 में भी आया था, 2016 का द्वितीय बार, 2017 का द्वितीय बार का पेपर उसमें भी आया था कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहीं से प्रश्न वन लाइनर में भी आ चुका है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सीबीएसई जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। सतत मूल्यांकन की विधियां कौन सी होती हैं, तो आपकी अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि सत्र परीक्षा हो गया, इकाई परीक्षण हो गया, मासिक परीक्षाएं हो गया, सेमेस्टर परीक्षाएं हो गया। ये सभी क्या है, सतत जो मूल्यांकन मैंने ऊपर अभी डिफाइन किया उसी की विधियां आ जाएंगी। बाकी सारी चीजें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दक्षता आधारित मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम आकलन, वो इसमें आपका आता है। शिक्षार्थियों की दक्षता और जो ग्राह्यता यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको इसमें सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि आपका प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें छात्रों को 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों का अभ्यास कराते हैं, तो उनमें दक्षताएं देखी जाती हैं कि कौन कौन सी हैं, जैसे कि संख्याओं की वो पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं, संख्याओं को लिख पा रहे हैं कि नहीं, संख्याओं की धारणा यानी कि समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनको धारण कर पा रहे हैं कि नहीं, संख्याओं को लिखने का एक निश्चित जो क्रम है उसको वो पालन कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सब आपका इसी में जो है वो आ जाता है। फिर बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व। देखिए आवश्यकता और महत्व में पॉइंट वही सारी चीजें आप मन से बनाकर लिख सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं उनको याद रखिए कि सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति, योग्यता, उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन से कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। उसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक अलग अलग शिक्षार्थी की शक्ति, कमजोरियां, उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं। शिक्षक को तुरंत फीडबैक भी इससे मिल जाता है, उसके आधार पर निर्णय भी ले सकता है कि कहाँ पर जो है सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक को प्रभावी शिक्षा कार्यनीति तैयार करने में सहायता मिलती है। बहुधा कुछ व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक समस्याओं से या समायोजन संबंधी जो समस्याएं हैं उसके कारण विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह होने लगते हैं, वो भी उपलब्धि में जो गिरावट आती है उससे सतत व्यापक मूल्यांकन
उससे पहचानने में मदद मिलती है। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं बहुत चीज़ें। शॉर्ट में बताएं तो इस बच्चे का किसमें इंटरेस्ट है, किसमें रुचि है, क्या उसकी क्षमता है, क्या उसकी कमजोरी है, पाठ्यक्रम और व्यवसाय का क्या आपको चयन करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसकी क्या आदत है उसको सुधारना है, शिक्षार्थी से संबंध में क्या सूचना है, रिपोर्ट है, क्या उसका भावी सफलता होगी, उसके लिए क्या निर्णय लेना है। ये सभी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ध्यान रखिएगा। अब फिर बात है सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के संबंध में, तो वही लिखा हुआ है जो ऊपर चीजें मैंने समझाई कि विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक विषय में छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप उसमें सही आदतें, अभिव्यक्तियों का विकास करना, ये सब आप इसमें जो है वो लिख सकते हैं। शारीरिक विकास का मूल्यांकन ऐसा कुछ खास नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, ये सारी चीजें वही हैं कि किन किन लेवल पर आप करते हैं। जैसे कि यहाँ पर शारीरिक विकास की बात की जाएगी तो यही तो आप देखेंगे, शारीरिक जांच करेंगे, कुशल चिकित्सक द्वारा करवाएंगे। उसके बाद शारीरिक अगर कोई अपंगता है तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। ये सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। चिंता, निराशा, कुंठा, ये सारी चीजें मानसिक विकास में आती है। सामाजिक विकास, समाज से संबंधित कितना वो सहभागिता दिखा रहा है, क्या सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन, ये सारी चीजें कर रहा है, वो सब आप इसमें पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं कि मित्रों और सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सामाजिक व्यवहार में ही तो आएगा। इसी प्रकार कार्यक्रम जो आप कराते हैं उसमें विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है, कितनी उसमें सहभागिता दर्शा रहा है, ये सब आपका सामाजिक विकास के मूल्यांकन में आ जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। क्या उसका चरित्र है, कितनी उसमें क्रिएटिविटी है, क्या बुद्धि है, क्या मनोवैज्ञानिक गुण है, क्या शारीरिक गठन है, ये सारी चीजें। इसी प्रकार शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन भी आप देख सकते हैं। वो तो आप नॉर्मली पेपर देखते ही हैं, लेते हैं, उसमें सब शैक्षिक रिकॉर्ड से निकल आता है। इसी प्रकार मूल्यांकन की कार्य प्रणाली आप लिख ही सकते हैं, उसके सोपान वगैरह। पर आप चाहें तो इस सोपान में ये पॉइंट याद रख सकते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना, जिसमें सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य आएंगे, अधिगम क्रियाओं का आयोजन कराना और मूल्यांकन, ये तीनों क्या हैं, आपके सोपान हो जाएंगे, या कह सकते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया उसके सोपान। मूल्यांकन प्रक्रिया के भी कई सोपान हैं, तो वो आप मेन हेडिंग याद रख सकते हैं। बाकी अंदर के पॉइंट आप स्वयं से लिख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट संज्ञानात्मक पक्ष दे रखा है। एक्चुअल में संज्ञानात्मक पक्ष आपके मूल्यांकन के जब आपसे पक्ष पूछे जाएं तब आप लिखेंगे। तीन होते हैं, एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है आपका भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है आपका कौशलात्मक पक्ष। तीनों को मैंने ट्रिक से याद करने पहले बता चुका हूं। आप चाहें तो वीडियो को डिटेल में जो मैंने पढ़ाया उसमें देख लीजिएगा। इसमें किसने किसने दिया था वो मैंने सारी चीजें ट्रिक से बताई थी। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत भी 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत भी डिवीजन है, इसमें भी डिवीजन है। उसको अगर हम आगे देखेंगे पॉइंट वाइज आएगा तो बता देंगे। आगे देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, बच्चों के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक उनकी जो प्रत्येक विषय में न्यूनता या जो कमजोरी है और जो कठिनाई है उसका पता लगाते चलेंगे और साथ ही उन्हें दूर करने के लिए शिक्षक सुधारात्मक कार्य भी करेंगे। ये आपका उपचारात्मक शिक्षण में आ जाएगा। फिर बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए क्या रणनीतियां हैं, उनका क्या निर्धारण और उसका कैसे आप क्रियान्वयन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कार्य, परियोजना विधि में आप कह सकते हैं। फिर प्रदत्त कार्य, फिर छात्र प्रोफाइल, केवल मैं हेडिंग बता रहा हूँ आपको। युग्म मूल्यांकन, अवलोकन, भ्रमण, इसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्तिकरण, संग्रह, संकलन, चित्रों पर चर्चा, लिखित और मौखिक परीक्षा, इसी प्रकार गतिविधियां और क्रियाकलाप, ये सब इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम और इसकी चुनौतियां। ग्रेडिंग प्रणाली तो सभी जानते हैं, वर्तमान में भी चल रही है। व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया गया था। कब? राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में। तो उसमें क्या होता है, एक नंबर होता है, उसके अंतर्गत एक ग्रेड निर्धारित दिया जाता है। जैसे कि 90 से 100 के बीच आपके नंबर हैं तो A+ ग्रेड, इस टाइप से वो सारी चीजें आपने देखी हैं, इसके संबंध में आप लिख सकते हैं। अगला है मूल्यांकन के पक्ष। यही चीज मैंने अभी बताई थी आपको, ऊपर के भी आगे आएगा तो हम इसको देखेंगे। मूल्यांकन के ये पक्ष आपके 2017 का द्वितीय बार का इस बार टाइप से पूछा जा चुका है। तो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष जिसे हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। तो नाम ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी पॉइंट होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष जो है इसके अंदर आपके 6 पॉइंट होते हैं, 6 श्रेणियों में से बांटा गया। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अंदर का भले ना ध्यान रखें। ज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है आपका विश्लेषण,
पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। तो ये आपके सभी संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? यहाँ से प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर होते हैं या चरण होते हैं। तो डायरेक्ट आपको ये 6 नाम लिखने होंगे। अब चाहें तो इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पर मैंने आपको नाम बता दिए। दूसरा आपका पक्ष में आएगा भावात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत भी आपके टाइप होते हैं या प्रकार होते हैं। तो ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना, इसी प्रकार आपका संगठन हो जाएगा, इसी प्रकार आपका मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण हो जाएगा। तो ये 5 आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि आपका कौन सा है? ये आपका है भावात्मक पक्ष। और तीसरा आपका होता है कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष जो है ये अच्छा दिए किसने थे? मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ट्रिक से मैं बता चुका हूँ, पर नाम मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला जो भावात्मक पक्ष आया था उनका वर्गीकरण क्रॉथवेल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। और जो कौशलात्मक पक्ष है इसकी बात करें तो ये आपका सिम्पसन और क्विलर, नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, सिम्पसन और क्विलर। क्विलर की स्पेलिंग KWILOR। इन्होंने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का कह सकते हैं प्रयत्न किया था। और जो सबसे पहला आपका आया था ब्लूम ने वो किया था। संज्ञानात्मक जो पक्ष था उसका वर्गीकरण करने के लिए ब्लूम और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की जो जटिलता है उसको क्रम के आधार पर विकसित किया था। तो वो आपका ब्लूम का था। अब इनको भी देख लीजिए, कौशलात्मक पक्ष में कौन कौन से आते हैं। तो आपका उत्तेजना हो गया, क्रियान्वयन हो गया। यहाँ से आपका वैसे हर साल एक प्रश्न अवश्य आता है। शायद 2019 में सबसे लेटेस्ट में यही कौशलात्मक पक्ष पे आया था। समायोजन हो गया, स्वाभाविकरण हो गया, और उसी प्रकार आपका ये 5 है टोटल। तो ये 5 आपको याद रखने हैं। ये सभी आपके कौशलात्मक या इसी को हम मनोक्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं उसमें आते हैं। क्या नाम से जानते हैं हम इसको? मनोक्रियात्मक पक्ष। और ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, मैंने डिफाइन करी हैं, एक एक पॉइंट मैंने ये सब आपको बताया है। जैसे उत्तेजना में मैंने क्या बताया था कि कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं सबसे पहले उसके प्रति आपको उत्तेजना होनी चाहिए। जैसे आप साइकिल सीखना चाह रहे हैं तो उत्तेजना होती तभी तो, या उसके लिए आप उत्तेजित होंगे तभी तो सीखने के लिए आगे क्रियान्वयन करेंगे। जब क्रियान्वयन करेंगे धीरे धीरे कोई चीज़ सीखेंगे, फिर उस पर नियंत्रण लाएंगे। जब धीरे धीरे नियंत्रण आपका आ जाएगा तो उसमें आप कैसे एडजस्टमेंट समायोजन कर रहे हैं वो आ जाएगा। फिर वो चीज़ आपके स्वभाव में आ जाएगी जब वो आप सीख जाएंगे। तो वो इस प्रकार से सीरियल आप याद रख सकते हैं। इसी को देखिए यहाँ पर पूरा डिवीजन करके एक साथ बनाया गया। देखिए ज्ञानात्मक में सभी पॉइंट हैं आपके, भावात्मक में सभी पॉइंट हैं आपके, कौशलात्मक में सभी पॉइंट हैं आपके। ये शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया के पक्ष हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी रट लीजिएगा। हर साल यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है। यही मैंने देखिए अभी आपको बताया था, उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण। ये पूरा चार्ट हो जाएगा सरलतम स्तर से लेकर जटिलतम स्तर तक। हो सकता है डायरेक्ट ये पक्ष पूछ दिया जाए तो आप इतना लिख देंगे, बहुत काफ़ी होगा। आगे बात करते हैं, कुछ कौशल के टाइप दिए हुए हैं जैसे कि सामाजिक कौशल हो गया। यांत्रिक कौशल वह व्यक्ति के सृजनात्मक रचनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। इसमें किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने का ढंग, किसी वस्तु के निर्माण का कौशल, शारीरिक कार्य कौशल, ये सभी शामिल है। इसी प्रकार गणितीय कौशल, इसी प्रकार भाषाई कौशल, ये सभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है मूल्यांकन के प्रकार। वीडियो अभी तक हो चुका है 33 मिनट का और अभी आपका बहुत कोर्स बाकी है। थोड़ा सा हम स्पीड को और बढ़ाते हैं और वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें आपको बताने में। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस वीडियो को इतना लगातार मैं तब से बोल रहा हूँ कितनी क्या मेहनत लग रही है। तो सभी लोग अगर कर सकते हैं वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बेकार नहीं जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो छात्र मूल्यांकन के लिए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, परिमाणात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक मूल्यांकन। और जो परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। बाकी डिटेल में आप जानते हैं। गुणात्मक जो मूल्यांकन होता है ये सब इसमें पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे मौखिक परीक्षा है, इसमें लंबे उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, सारी चीज़ें। लिखित परीक्षा में ये सब आपके प्रकार आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु। और जो प्रायोगिक परीक्षा है इसमें ये सारी चीज़ें
तो ये सभी टाइप हो गए परिमाणात्मक मूल्यांकन के। दूसरा आपका है गुणात्मक मूल्यांकन। तो इसके अंदर के सभी पार्ट देख लिए। गुणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो ये गुणात्मक मूल्यांकन के सभी डिवाइड हो जाएंगे। जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन, निरीक्षण, घटना व्रत और साक्षात्कार। डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो यही वीडियो आपको आधा घंटा में समाप्त करके दे दूँ, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कुछ भी ना छूटे, सारी चीज़ें आप एक बार टच कर ले जाएं। देखिए इसीलिए मैं एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग तक आपको दिखा रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपके कोर्स में जो जो पूछी जा चुकी हैं सब आप यहाँ से रिवाइज कर लें। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। मिचेल स्क्रीवन जो है उन्होंने 1967 में मूल्यांकन की भूमिका पर चर्चा करते हुए दो भागों में बांटा है। रचनात्मक मूल्यांकन जिसे हम संरचनात्मक कहते हैं, और आकलित मूल्यांकन जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जब हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के बाद विभिन्न परीक्षाएं और जो क्रिया कार्यकलाप है उनके द्वारा बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, इसको रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कौन पिछड़ गया है, किस बच्चे में कितने शैक्षिक सुधार की आवश्यकता है। दूसरा जो है आपका आकलित मूल्यांकन, इसी को हम क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। तो आकलित या योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से है, जिसके बारे में यह निर्णय लिया जा सके कि भविष्य में पूर्ण रूप से जारी रखी जाए या फिर उसके कुछ भागों को जारी रखा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, जब कोई शिक्षक या मूल्यांकन करता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में, योगात्मक मतलब होता है योग लास्ट में जो आपका सबसे निकलता है, उससे शिक्षा सत्र की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, उसे हम आकलित मूल्यांकन कहते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट है आपका उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध। तो सबसे पहले उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में दो टाइप से आप बांट सकते हैं, व्यवहारिक विशेषता, तकनीकी विशेषताएं। व्यवहारिक विशेषताओं में ये चार हो जाएंगी, तकनीकी विशेषता में ये सभी हो जाएंगी। नाम आपको याद सभी रखने हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। फिर उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं, ये तो नॉर्मली विशेषताएं लिखी हुई हैं। फिर व्यवहारिक विशेषताओं में उद्देयपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, जो ऊपर लिखी है लगभग वही लिखी है यहाँ पर। देखिए जो व्यवहारिक विशेषता हैं इसी को यहाँ पर एक एक डिफाइन किया गया, फिर तकनीकी विशेषता को नीचे किया गया होगा। तो आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, आप स्वयं से लिख सकते हैं, इतनी तो आपकी स्वयं की क्षमता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का संबंध। तो कुछ पॉइंट के आधार पर लिखा गया है शिक्षण अधिगम मूल्यांकन का संबंध, कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का प्रकाशक है, शिक्षण अधिगम का लक्ष्य मूल्यांकन है, मूल्यांकन शिक्षक का प्रेरक है, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। तो ये कुछ चार ही पॉइंट हैं, आप चाहे तो इन्हें याद रख सकते हैं। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं। अभी मैंने दो टाइप से बताई थी, व्यवहारिक और दूसरी तकनीकी विशेषताएं। तो व्यवहारिक विशेषताएं इसमें है, कुछ तकनीकी विशेषताएं, तो इस प्रकार से आपको छांटना होगा। ऊपर आपने प्रश्न देखा होगा तो आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग अपना आंसर बताइएगा वीडियो में, मेन कमेंट में। अगला देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। तो ये आपके यहाँ पर परीक्षण के संबंध में लिखा हुआ है कि परीक्षण निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक अप्रमाणीकृत, एक प्रमाणीकृत। इनमें डिफरेंस भी लिखे हुए हैं। अप्रमाणीकृत कक्षाध्यापक द्वारा किया जाता है, ये विशेषज्ञ की समिति द्वारा। ये आपका अनौपचारिक है, ये औपचारिक है। ये कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, ये समय साध्य कार्य है। ये कम विश्वसनीय, अधिक विश्वसनीय और वह तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अधिक समय और बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है। प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जा सकती है, ये बड़े समूह में। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं इसके संबंध में आए। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र या परीक्षण के निर्माण को चार मुख्य सोपानों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आप योजना बनाएंगे, फिर प्रश्नों की रचना करेंगे, फिर प्रश्नों का चयन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। ये चारों क्रम याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित है, ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण प्रक्रिया। तो प्रश्न पत्र निर्माण की जो आधारशिला होती है उसी को हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक योग अध्यापक क्या करता है, प्रश्न पत्र के निर्माण के प्रथम चरण में ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, उसी के आधार पर प्रश्न पत्र निर्माण की जो कार्य योजना है उसको वास्तविक रूप प्रदान करता है। उसी के संबंध में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जो मैंने ऊपर सोपान बताया, जैसे उसमें पॉइंट था दूसरा प्रश्नों की रचना करना, तो प्रश्न इनके अंदर से भी पूछा जाता है कि जैसे प्रश्नों की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि द्विअर्थी वाक्यों का यूज ना करें, प्रश्न निर्माण पर्याप्त समय पूर्ण करना चाहिए। ऐसा ना हो आपने पेपर
2 घंटे का और बना दिया 4 घंटे का पेपर, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रश्नों का चयन और प्रश्नों का ये जो परीक्षण है उसका मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर पॉइंट वाइज बता दी। प्रश्नों के प्रकार से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये चार्ट आपको पूरा रटा होना चाहिए। प्रश्न पत्र के मुख्यतः 2 टाइप होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न के 3 टाइप होते हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु। फिर वस्तुनिष्ठ के भी 2 टाइप होते हैं, पूर्ति और चयन। इसी प्रकार अगर बात करें जो पूर्ति प्रश्न है ये भी 2 टाइप के होंगे, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति। चयन प्रश्न भी सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, मिलान प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न। तो यहाँ से बहुत टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चार्ट आप पूरा रट लीजिएगा। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाए, ये डायरेक्ट प्रश्न पत्र जो है उसके निर्माण में किस किस टाइप के बनते हैं वो पूछा जाए, या डायरेक्ट पूछा जाए चयन प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो कहीं से भी प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर मूल्यांकन अभिलेखीकरण। इसकी अगर बात करें तो एक लाइन में याद रखिए कि मूल्यांकन द्वारा छात्र, शिक्षक, विद्यालय प्रबंध आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेखन अत्यंत आवश्यक है। इसी को सामान्य शब्दों में मूल्यांकन अभिलेखीकरण कहते हैं। और यही लिखा हुआ है ये भी कि किसी भी संस्था में मूल्यांकन संबंधी जो अभिलेख हैं वो निम्नलिखित रूपों में रखे जाते हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं, संचित अभिलेख, परीक्षा पंजिका, मासिक परीक्षा पंजिका, वार्षिक परीक्षा पंजिका, सतत परीक्षा पंजिका और इसी प्रकार आपका जन्म परीक्षा पंजिका। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। मूल्यांकन सभी संबंधी जो अभिलेख हैं वो इन सभी रूपों में रखे जाते हैं। फिर बात करते हैं इसी के उद्देश्य या लाभ क्या होते हैं। तो यही है कि बच्चे के क्षमता स्तर, उनकी जानकारी प्राप्त करना, अभिभावक के बारे में सटीक जानकारी, रोजगार चयन में मार्गदर्शन, ये सभी पॉइंट आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है संचयी अभिलेख से संबंधित। तो मूल्यांकन जो अभिलेखीकरण होता है इसी का सबसे प्रचलित रूप को संचयी अभिलेख कहा जाता है। एक लाइन में ध्यान रखिए, संचयी अभिलेख ये आंग्ल भाषा के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किन्हीं सूचनाओं का संकलित लेख। संचयी अभिलेख में छात्रों की जीवन वृत्ति और अधिगम कार्य को समेकित रूप से लिपिबद्ध किया जाता है। कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि सबसे पहले 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने इसका यूज़ किया था और 1953 में मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले संचय अभिलेख को मूल्यांकन एक तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया था। ये सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में है सारी चीज़ें आपकी, मुदालियर कमीशन वगैरह। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। संचित अभिलेख में क्या विवरण होते हैं संचित अभिलेख में, वो यहाँ पर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि अगर इसके संबंध में कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख ले जाएं। फिर अगर पूछा जाएगा आपसे संचित अभिलेख के भी प्रारूप कितने पक्ष हैं, तो संज्ञानात्मक पक्ष और संज्ञान सहगामी पक्ष है। तो संज्ञानात्मक पक्ष को लेकर यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाकर दिखाया भी गया है। संज्ञान सहगामी पक्ष जो है इसमें भी इस प्रकार से चित्र बनाया गया, आप चाहें तो पर इसको पढ़ भी सकते हैं कि शिक्षणेतर क्रियाएं जो कि छात्रों के विकास में सहायक होती हैं उनका ब्यौरा इसमें रखा जाता है। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए खेल कूद हस्तकला सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर आपका अगला चैप्टर निदानात्मक परीक्षण, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसकी बात करें, जैसे आप जानते हैं डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोस सेंटर काफ़ी खुले होते हैं, तो निदान को आप डिफाइन उसी के तौर पर कर सकते हैं कि समस्या के कारणों को पहचानना और उसके समाधान के लिए प्रयत्न करना आपका निदान होता है और इसी के संबंध में निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। अब इसी के संबंध में क्या सारी चीज़ें हैं, परिभाषा लिखी हुई है। निदान शब्द आंग्ल भाषा के डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है, यही मैंने डायग्नोसिस बताया आपको, जिसका अर्थ होता है मूल कारण या रोग निर्णय। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको इनमें से याद रख सकते हैं ताकि यहाँ से कोई प्रश्न आए तो आप उसी को, क्रॉनबैक की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। निदानात्मक परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है, एक आदर्श निदानात्मक परीक्षण द्वारा उनके प्रकार की अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्येक पक्ष के विकसित होने से पहले ही उन्हें दूर किया जा सकता है। इनकी अनुसार डेफिनेशन है। निदान शब्द चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। उद्देश्य यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि शिक्षण की संप्रेषणीयता सुनिश्चित करना, अधिगम की प्रभावकारिता में वृद्धि करना, कठिनाइयों से अवगत कराना, शिक्षक को आत्म मूल्यांकन का अवसर देना, सही मार्गदर्शन देना, ये सारी चीज़ें। विशेषताएं या महत्व की बात करें तो वही ऊपर वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं कि परीक्षणों से यह तय होता है कि अधिगम का विस्तार किस स्तर तक हो गया है, किस स्थान पर बाधा है, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रक्रिया या सोपान की बात करें तो 4 पॉइंट में होता है। सबसे पहले विषय क्षेत्र का चयन करेंगे, फिर छात्र समूह की पहचान करेंगे, फिर कठिनाई कहाँ पर हो रही है उसका अन्वेषण करेंगे, फिर त्रुटियों के कारणों का ज्ञान, फिर उसके बाद सही मार्गदर्शन करेंगे। ये जो सोपान लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, सोपान मतलब होता है सीढ़ी। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या लेवल होते हैं, चरण क्या होते हैं, तो सबसे पहले विषय क्षेत्र का चयन करेंगे, फिर इस टाइप से क्या है ये सीढ़ियाँ चयन करने का, यानी कि पूरी जो प्रक्रिया है उसका सीरियल है।
फिर प्रकार की बात करें तो निदानात्मक परीक्षणों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित। नाम से ही समझ में आ रहा है, बालक विशेष पर ध्यान दिया जाता है व्यक्ति केंद्रित में, इसमें समूह पर ध्यान दिया जाता है। फिर आपका उपचारात्मक शिक्षण, इसकी बात करें तो इसको भी यहाँ पर किसी की डेफिनेशन नहीं लिखी है, पर यहाँ पर ये जरूर लिखा है कि वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, कि शैक्षिक निदान और उपचारात्मक शिक्षण एक ही प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि निदान का अगला जो चरण होता है उसी को उपचार कहा जाता है। जब इसका प्रयोग शिक्षा में हो तो इसे उपचारात्मक शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। अर्थ और परिभाषा लिखी तो है नीचे यहाँ पर, जोकन और सिम्पसन के अकॉर्डिंग है, कुलीन, मायर्स और ब्लायर के अकॉर्डिंग है। तो जो आपको इजी लगे, ये छोटी लग रही है, उपचारात्मक शिक्षण पूरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर दिया जाता है। इजी डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो वही है, कठिनाइयों को दूर करना, रुचि बच्चों में जागृत करना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। सोपान यहाँ पर आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त जो त्रुटि है उनका एकत्रीकरण करेंगे, उसको एक क्रम में रखेंगे, उसके बाद त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे, फिर आकलन करेंगे, उस पर कार्य करेंगे, फिर त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यास माला बनाएंगे, फिर सूत्रों के अनुसार अभ्यास माला का यूज करेंगे, फिर प्रयोग के बाद छात्रों को उसकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह सूचित करेंगे। फिर कभी ना कहा जाए कि वह पिछड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें तो कभी नहीं कही जाती हैं, अंतःधिगम प्रभावित होगा, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका है क्रियात्मक शोध, इसकी बात करें तो इसमें भी देख लेते हैं, नीचे डेफिनेशन है कि शोध क्या है। मानव सभ्यता के विकास में शोध का महत्वपूर्ण योगदान है, विकास के प्रत्येक चरण का आधार ही शोध है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रकार इसके आपको याद रखने हैं, 3 भागों में डिवाइड किया गया, मूलभूत या मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध। ये आपको अवश्य रटा होना चाहिए। मूलभूत या मौलिक शोध को अलग से लिखा हुआ है कि इसमें सिद्धांत खोजे जाते हैं, सिद्धांतों का विकास किया जाता है, जैसे अधिगम का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। व्यवहारिक शोध में मूलभूत शोध का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप में किया जाता है, तो इसमें जैसे अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में करना। क्रियात्मक शोध से प्रश्न आपका पूछा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना और जो प्राप्त निष्कर्ष है उनके आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जाता है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट 1 लाइन में पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पर डेफिनेशन स्टीफन एम कोरी की भी लिखी है, एक डेफिनेशन अवश्य याद कर लीजिएगा ताकि क्रियात्मक शोध से कोई प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट उसी को लिख दें। नीचे यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, और किसमें किसमें डिफरेंस है, क्रियात्मक शोध और मौलिक शोध। अंतर तो मैंने आपको पहले भी बताया, जरूर रट लिया करिए। अंतर से और प्रश्नों को भी आप लिख सकते हैं, उसमें आपको हेल्प जो है वो मिलती है। तो क्रियात्मक शोध की बात करें तो इसका उद्देश्य विद्यालय और कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। मौलिक शोध, इसका उद्देश्य नए तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता है। इसमें समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं, इसमें समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से होता है। इसी प्रकार परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है, इसमें जो है वो परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के जो निष्कर्ष, सिद्धांत और अनुभव है उन पर आधारित होता है। ये लचीली होती है, नहीं होती है। इसका चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है, इसका पद्धति से होता है। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। समय कम लगता है, अधिक समय लगता है, जो भी आपको इजी लगे वो पॉइंट आप याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रियात्मक शोध के उद्देश्य लिखे हुए हैं, जो मैंने ऊपर ही बता दिया। यहाँ पर क्रियात्मक शोध की आवश्यकता और महत्व लिखे हैं, ऊपर वाले पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, कुछ यहाँ से याद कर सकते हैं और उसके अनुसार लिख सकते हैं कि समस्याओं का अध्ययन और समाधान करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर क्षेत्र की बात करें तो शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं में मूल्यांकन तथा परीक्षा संबंधी समस्याएं, पाठ्य सहगामी गतिविधि संबंधी समस्याएं, विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी समस्याएं, ये हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। बाकी अंदर का पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर आपका क्रियात्मक शोध के चरण और प्रारूप निर्माण, ये आपको याद होना चाहिए। पहला चरण होता है समस्या की पहचान, डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ। दूसरा चरण होता है समस्या चुनने के कारण। तीसरा चरण होता है क्रियात्मक परिकल्पना। चौथा चरण होता है कार्य विधि। पांचवा चरण होता है प्रदत्त विश्लेषण और छठा होता है आपका निष्कर्ष। ये आपके चरण भी बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक शोध एक उदाहरण समस्या की पहचान के तौर पर दिया गया है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समस्या चुनने के कारण, ये सारी चीजें। यहाँ से आपका नया चैप्टर है शैक्षिक नवाचार। इसमें क्या है, इस भौतिक जगत में कुछ परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति के भांति समाज में भी परिवर्तन होता रहता है, तो आप इसी के संबंध में यहाँ पर लिख सकते हैं।
अर्थ के तौर पर लिखा है कि नवाचार अंग्रेजी भाषा की इनोवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ नई रीति या नए विचार का प्रचलन या नवनिर्माण है। नवाचार दो पदों के संयोग से बना है, ये पद है नव प्लस आचार। ये थोड़ी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। नव शब्द नवीनता का परिचायक है, आचार शब्द का अर्थ है आचरण, व्यवहार या परिवर्तन। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए ताकि यहाँ से प्रश्न कोई भी आए तो उनमें आप ये सारी चीजें लिख सकें। ये भी लिखा है तृतीय यूनेस्को सम्मेलन 1971 के दस्तावेज में नवाचार के लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है वो दी गई है। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, पर नीचे डेफिनेशन कुछ इजी हैं, इसमें से जो आप याद कर सकते हैं। तो E.M. रोजर्स की डेफिनेशन सबसे छोटी है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी जो प्रतीति है वो नवीन विचार के रूप में करें। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसे आप याद रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया जितने आपके टॉपिक हों, एक मापन की डेफिनेशन, एक मूल्यांकन की डेफिनेशन, फिर आपके मूल्यांकन पक्ष की डेफिनेशन, फिर उसी के बाद क्रियात्मक शोध की, परीक्षण की डेफिनेशन, टॉपिक वाइज एक डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए सबकी और उनको याद कर लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन उस पर बेस्ड कोई आए वहां पर ही डेफिनेशन लिख दीजिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर बात करें इसकी आवश्यकता की, तो आवश्यकता आप नवाचार को वहीं लिख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार की किस प्रकार से आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज भी आप देख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार के अवसर सुलभ कराने, समस्या को हल खोजने, लगभग वही सभी पॉइंट हैं। बस मेन आपको मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं। नवाचार का महत्व क्या है, तो महत्व भी ऊपरी वाले पॉइंट के आधार पर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। शिक्षा को दिशाबोध कराने में नवाचार इंपॉर्टेंट है, शैक्षिक संरचनाएं अंतर्वस्तु का नवीनीकरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ कराने में इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्षेत्र वही सारी चीज़ें हैं इसमें। और नीचे आपका प्रार्थना स्थल की गतिविधि है, आप सभी जानते हैं समाचार वगैरह का वाचन होता है और कोई सूक्ति वगैरह जो होती है बोली जाती है, जो प्रेयर होती है ना, उसी में ही पूछा गया है यहाँ पर प्रार्थना स्थल की क्या क्या गतिविधि होती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप वही साथ ही जो भी आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ और एक्टिविटी करा रहे हैं, तो जिससे बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी प्रकार सामुदायिक सहभागिता में क्या होता है, जैसे कि आपकी पीटी वगैरह होती है, ये सब चीज़ें आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। बाकी आपकी यही सारी चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरा हमारा कोर्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट हो गया। अब एक प्रश्न आपके लिए भी 51 मिनट तक का वीडियो अभी तक हो चुका है। वीडियो लास्ट पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की हो, तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितने भी तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये SCERT की बुक है, आपका यहीं से पेपर आपका पूछा भी जाता है, इसीलिए मैंने इसी से ही डायरेक्ट पढ़ाया है ताकि आपके कोर्स में जो एज इट इज़ है वही चीज़ें आपको पेपर में भी देखने को मिल जाए। तो सभी के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब प्रश्न वो, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर 2 प्रश्न है, दोनों ही देखिए मैं अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ, दोनों ही चीज़ें आपकी वही आई हैं जो मैंने बताया था। तो यही दोनों आंसर आप चलिए बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। नवाचार एक विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें, ये कथन किसका है, पहला क्वेश्चन ये। और तृतीय यूनेस्को सम्मेलन का वर्ष इनमें से क्या था, 61, 71, 81 या 91, दोनों का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और DLED तृतीय सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स यदि आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वन लाइनर हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, या आप कह सकते हैं MCQ हो गए, फास्ट रिवीजन हो गया, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।